नायरा रूप रंग से बहुत खूबसूरत होती है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से होती है और एक मार्केटिंग की जॉब कर रही होती है। लेकिन उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए उसके पास एक शुगर डैडी होता है जिसका नाम शैंकी होता है। ये लो नायरा माय स्वीट हार्ट, ये तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स है। और ये मैं पिछले हफ्ते दुबई गया था तो परफ्यूम्स ले आया तुम्हारे लिए। वाओ, गुच्ची, शनेल, लुई विटॉन, प्राडा, सारे महंगे ब्रांड्स के कपड़े, जूते और एक्सेसरीज। उफ, थैंक यू सो मच शैंकी बेबी, यू आर अमेजिंग। आई लव यू। लव यू मोर बेबी। चलो, आज हम शहर के सबसे बड़े स्काई लाउंज में जाने वाले हैं, तो आज तुम ये हॉट एंड ब्यूटीफुल वन पीस पहनोगी, ओके? ठीक है बेबी, जैसा तुम कहो। वैसे भी आई एम ऑल योर्स। नॉर्मल सी जॉब करने वाली नायरा बूढ़े बॉयफ्रेंड शुगर डैडी शैंकी के होने से एक अमीर लाइफ जी पाती है और खूब एंजॉय करती है। वो उसके साथ महंगे रेस्टोरेंट्स, बार्स, कैसीनो और क्लब में जाया करती है। नायरा के जन्मदिन पर वो उसके लिए शहर का सबसे बड़ा 5 स्टार रिसोर्ट बुक करता है और बड़े धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाता है। चीयर्स बेबी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच बेबी, मेरे बर्थडे को और भी खास बनाने के लिए। यू आर द बेस्ट। बर्थडे पर केक तो कट कर दिया, लेकिन अब मेरा रिटर्न गिफ्ट वो कब मिलेगा मुझे? रिटर्न गिफ्ट? मैं कुछ समझी नहीं जान। अरे मेरी भोली भाली गर्लफ्रेंड, मेरे गाल कब से तुम्हारी किस का इंतजार कर रहे हैं। मैं उसी के रिटर्न गिफ्ट की बात कर रहा हूँ। ओह, आई एम सो सॉरी बेबी। ठीक है, ये लो। फिर नायरा शैंकी को एक किस देती है और वो दोनों जब भी मिलते थे तब रोमांस किया करते थे। एक दिन नायरा शैंकी से कहती है, शैंकी बेबी, मुझे घर वाले शादी के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। मुझे उनके लिए शादी तो करनी ही पड़ेगी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो नायरा? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा शुगर डैडी हूँ डार्लिंग। मेरे होते हुए तुम पर किसी और का बिल्कुल भी हक नहीं हो सकता। लेकिन बेबी, अब मैं अपने घर वालों की बात नहीं टाल सकती। मैं मजबूर हूँ, मुझे शादी करनी ही होगी। लेकिन अगर तुम शादी करोगी तो मेरा क्या होगा? मैं शादी जरूर करूंगी, लेकिन मैं शादी के बाद भी तुमसे मिलने आया करूंगी। तुम फिक्र मत करो, हम दोनों का अफेयर शादी के बाद भी कायम रहेगा। तेरे जैसे अमीर शुगर डैडी को इतनी आसानी से थोड़ी ना छोड़ने वाली हूँ मैं। ठीक है नायरा, अब जब तुम परिवार के वजह से मजबूर हो तो कोई बात नहीं, हम दोनों शादी के बाद भी मिला करेंगे। हाँ शैंकी, पर तुम मेरी शादी के बाद भी मुझे महंगे तोहफे दिया करना और महंगी जगहों पर भी लेकर जाना, ओके? ओके जान, डन डना डन डन। फिर कुछ ही दिनों में परिवार ने चुने हुए लड़के राजीव के साथ नायरा की शादी हो जाती है। ससुराल में उसकी सास फाल्गुनी होती है। एक दिन नायरा छोटे कपड़े पहनकर शैंकी से मिलने जा रही होती है। ओ चम्मक चल्लो, कहाँ चली हो छोटे कपड़े पहनकर? माँ जी, वो मेरी दोस्त के घर जा रही हूँ, आज उसका बर्थडे है ना, इसीलिए। बहू, तू अभी अपने मायके में नहीं है जो यूं इतने छोटे कपड़े पहनकर घर के बाहर निकलेगी। राजीव बेटा, ये सब क्या है? माँ जी, अब अपनी दोस्त की पार्टी में साड़ी या चूड़ियां पहनकर थोड़ी ना जाऊंगी। हाँ माँ, रहने दो ना, रोज घर में तो ये साड़ी ही पहनकर रहती है ना। आज भी दिन भर पहनी थी इसने, अभी बस ये छोटे कपड़े पहन लिए तो उसमें क्या हो गया? हाँ हाँ, गली की औरतें तुझे नहीं मुझे ही 4 बातें सुनाएगी। तेरा क्या जाने वाला है? तू सुबह सुबह ऑफिस निकल जाता है तो सीधे रात को ही वापस आता है। जाने दो, मुझे क्या, वैसे भी इस घर में मेरी कोई सुनता ही कहाँ है। फिर नायरा चुपके से शैंकी से मिलने जाती है, लेकिन वो उसे सिर्फ 1 घंटे के लिए ही मिलती है। फिर जाते समय, नायरा बेबी, अभी तक तो हमारे रोमांस का इंटरवल भी नहीं हुआ,
और तुम इतने से वक्त में ही दी एंड कर रही हो। आई एम सॉरी शैंकी, लेकिन मुझे जाना होगा। अब मैं ससुराल में रहती हूँ। मुझे फटाफट जाकर सारे काम निपटाने हैं। प्लीज समझने की कोशिश करो। लेकिन नायरा, मेरी तो प्यास बुझने की जगह और बढ़ गई ना। अब मैं अगली मुलाकात तक प्यासा ही रहूं क्या? हाँ, जितने प्यासे रहोगे उतना ही प्यास बुझाने पर मजा आएगा। चलो बेबी, मुझे पैसे भिजवा देना, पूरे 2 लाख रुपए, और ये गिफ्ट्स मैं अभी लेकर जाती हूँ। ठीक है स्वीटहार्ट, बाय। बाय बेबी। एक दिन नायरा शैंकी से ढेर सारे तोहफे लेकर आती है। तभी उन तोहफों को देख फाल्गुनी को शक होता है। हे राम, ये इतने महंगे कपड़े और ये ब्रांडेड पर्स, ये सब तूने कैसे खरीदा बहू? जहां तक मैं जानती हूँ ये सब तो अमीर लोग ही लेते हैं। हम जैसे मिडिल क्लास वाले तो इसके बारे में सोचते भी नहीं। हाँ नायरा, मैंने भी तुम्हारे पास बहुत महंगे महंगे ब्रांड्स के कपड़े देखे हैं। तुम तो बस एक मार्केटिंग की जॉब करती हो और तुम्हारी सैलरी भी इतनी नहीं है जिसके चलते तुम ये सब अफोर्ड कर सको। फिर भी ये सब अफोर्ड करने का राज क्या है? कोई खुफिया बिजनेस है क्या? हो गया ना लफड़ा। अब मैं क्या करूं? अब इन्हें क्या बताऊं कि मेरा एक बूढ़ा बॉयफ्रेंड है जो एक शुगर डैडी है और वही मेरे सारे शौक पूरा करता है। बोलो नायरा, किस सोच में पड़ गई तुम? वो दरअसल मैं ना बहुत टाइम से पैसे जुटा रही थी। हाँ, मेरी कई सालों से इच्छा थी कि मैं ये सारे ब्रांड के कपड़े पहनूं और उनके लिए मैंने बहुत मेहनत भी की है। और देखिए, आज ये कपड़े भी लेकर आई। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ माँ जी, ऐसी ही बात है। ज्यादा दिमाग मत लड़ा बुढ़िया, वरना तेरे खाने में जहर मिला दूंगी। ठीक है नायरा, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि तुम तुम्हारी इच्छा पूरी कर पाई। नायरा अब से सारे तोहफे छुपा कर रखने लगती है, लेकिन एक बहू बनने के बाद वो शैंकी को बहुत कम समय देने लगती है, लेकिन उससे ढेरों पैसे और महंगे तोहफे लिया करती है। धीरे धीरे शैंकी को भी नायरा का बर्ताव खटकने लगता है। एक दिन शैंकी अपने कार में नायरा को घर छोड़ने आता है। तभी पड़ोसन बीना नायरा को गाड़ी में बैठे बूढ़े शैंकी को फ्लाइंग किस देते हुए देख लेती है। हाय दया, ये क्या? ये नायरा इस बूढ़े के साथ काहे चुम्मा चाटी कर रही है? बाद में बीना ये बात फाल्गुनी को बताती है। क्या? ये तो क्या कह रही है बीना? बहू ने एक अमीर बूढ़े आदमी को उड़ता हुआ चुम्मा दिया? लेकिन आखिर वो कौन होगा? फिर फाल्गुनी ये बात जाकर राजीव को बताती है। हो ना हो राजीव बेटा, लेकिन जब से बहू घर में आई है वो हर 2 दिन छोटे कपड़े पहनकर बाहर जाती है और तेरे ऑफिस जाने के बाद दिन भर वो फोन में ही लगी रहती है चैटिंग करते हुए। और अब ये किसी बूढ़े आदमी को किस्सी दी उसने। समधी जी और बहू का पूरा परिवार तो गरीब है, उसके परिवार में से उस कार में कोई नहीं हो सकता। ठीक है माँ, अब से मैं नायरा पर पूरी निगरानी रखूंगा, ये जानने के लिए कि आखिर उसकी इन हरकतों के पीछे क्या बात है। राजीव अब नायरा पर ध्यान देने लगता है और जब वो नहाने जाती है तभी वह उसके फोन में चुपके से उसके और शैंकी के चैट्स पढ़ लेता है। बेबी, आज दोपहर 12 बजे तक सी स्प्रिंग पार्क में मिलना, जरूरी बात करनी है। क्या? आखिर ये कौन हो सकता है? मुझे जाना होगा। फिर राजीव नायरा का पीछा करते हुए उस पार्क में पहुंच जाता है और वहां पर नायरा और शैंकी को साथ में देखकर वो हैरान रह जाता है। क्या हुआ बेबी? क्या जरूरी बात करनी थी तुम्हें? और ये क्या, तुम मेरे शुगर डैडी हो, तुमने आज मेरे लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लाया। दिस इज नॉट फेयर। क्यों नहीं लाया तुमने मेरे लिए गिफ्ट? क्योंकि आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। क्या? हाँ नायरा, तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तुम मुझसे मिलने तो आती हो लेकिन तुरंत चली जाती हो
और जाते वक्त मुझसे ढेर सारे पैसे और महंगे गिफ्ट्स लेकर जाती हो। तुम मुझे यूज नहीं कर सकती। दुनिया में तुमसे भी बेहतरीन लड़कियां पड़ी है, इसीलिए आज के बाद हम दोनों नहीं मिलेंगे। बाय। क्या? नहीं, रुको शैंकी, मेरी बात तो सुनो। ऐसा मत करो शैंकी। नायरा शैंकी को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो वहां से चला जाता है। और जब नायरा पीछे मुड़ती है तो वहां पर राजीव को देखकर वो चौंक जाती है। राजीव, तुम यहाँ पर? हाँ नायरा, मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आया हूँ। तुम जब नहाने गई थी तब तुम अपना फोन बाहर ही अनलॉक छोड़कर गई थी, और इसीलिए मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बूढ़े बॉयफ्रेंड शैंकी के सारे चैट पढ़ लिए। राजीव, आई एम सॉरी। मैंने वो जानबूझकर नहीं किया, वो ही मेरे पीछे पड़ा था। मैं तो उसे यही कहने आई थी कि आज के बाद मुझे परेशान मत करना। मैं तो सिर्फ अपने पति से ही प्यार करती हूँ। लेकिन वो। शट अप नायरा, जस्ट शट अप। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे और शैंकी की सारी बातें सुन ली है, और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। हमें अलग होना पड़ेगा। तुम जैसी चीप लड़की के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। तुम्हारा सामान तुम्हें घर के बाहर मिल जाएगा, उठा लेना वहां से। उसके बाद हम सीधा कोर्ट में भी लेंगे। आ जाना डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए। नहीं राजीव, मेरी बात तो सुनो प्लीज राजीव। राजीव भी नायरा को छोड़कर चला जाता है, और अंत में अपनी गलतियों के कारण नायरा अकेली पड़ जाती है। अरे नहीं, मैं ना घर की रही ना घाट की। ये मैंने क्या कर दिया। टीना रूप रंग से सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही फिट और स्लिम होती है। वो अपने आप को मेंटेन रखने के लिए रोजाना योगा, एक्सरसाइज और डाइट फॉलो करती है। ये देख राघव लल्ला, ये मैंने तेरे लिए बेसन के पकोड़े बनाए हैं। आज मौसम बड़ा सुहाना है ना, इसीलिए। मौसम सुहाना तो है ही, लेकिन ऊपर से बेईमान भी है। क्यों लल्ले की माँ? क्या आप भी? बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन आपकी अकल तो अभी तक घुटनों में ही है। वाह वाह माँ, क्या पकोड़े हैं, मजा ही आ गया। हा। राघव, तुम ये सब क्या ठूस रहे हो? और माँ जी, आपको तो पता ही है ना कि ये खाना कितना ऑयली और हेवी है। अरे तेरे डाइट को गोली मार और ले, चक्कर तो देख बहू। ना बाबा ना, मैं तो अपने जुम्बा क्लास को जा रही हूँ, और उसके बाद में डाइट सलाद खाऊंगी और मेरा फेवरेट ब्लैक वाटर पीऊंगी। हे भगवान, इस लड़की का क्या होगा। एक दौर था जब लोगों ने काले पानी की सजा काटी थी, और एक ये महारानी है जो दिन रात काला पानी पीती रहती है। टीना को अपनी फिटनेस के साथ जरा भी कॉम्प्रोमाइज करना पसंद नहीं होता। दिन गुजरते जाते हैं, और अब सास ससुर उर्मिला और इंद्रजीत टीना और राघव पर बच्चे का प्रेशर डालने लगते हैं। टीना बहू, मेरी वो लाल बनारसी साड़ी प्रेस करके रख दे। आज शाम को वो सुनंदा की बहू की गोद भराई है ना, इसीलिए। अब क्या कर सकते हैं, हमारे तो भाग ही फूटे हैं। लगता है हमारे नसीब में दादा दादी बनना लिखा ही नहीं है। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? तो फिर कैसा बोलेगी ये? अरे, तुम दोनों की शादी को पूरे 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली। लगता है कि हमारी अर्थी उठने के बाद ही तुम दोनों बच्चों के बारे में सोचोगे। नहीं माँ पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जल्द ही बच्चा प्लान करने वाले हैं। ये तुमसे किसने कहा राघव? बच्चा पैदा करना यानी अपने शरीर की वाट लगा देना। आपको तो पता ही है ना माँ जी, प्रेगनेंसी के बाद औरत की क्या हालत हो जाती है। ओ हीरोइन, कोई हालत वालत नहीं होती, कुछ भी नहीं होता ऐसा। हर औरत को माँ बनना ही पड़ता है। और सुंदरता का क्या है, आज है कल नहीं। हर चीज की एक उम्र होती है बहू।
और अगर तुम दोनों ने अभी बच्चों के बारे में नहीं सोचा तो बहुत देर हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ जी, क्योंकि सेलिब्रिटीज भी तो लेट बच्चे पैदा करते हैं। हम भी वही करेंगे। वो लोग सेलिब्रिटी है, लेकिन तू एक आम इंसान है। टीना प्रेगनेंसी के बारे में बहुत सोच विचार करती है और अपने स्लिम ट्रिम फिगर को आईने में देखते हुए कहती है, नहीं बाबा, मैं अपने सुंदर शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। इससे पहले कि राघव बच्चा प्लान करने की विधि शुरू करे, मुझे डॉक्टर के पास जाना ही होगा और मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊं, उसके लिए पिल्स लेनी होंगी। फिर टीना हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से प्रेग्नेंट ना होने की पिल्स लाती है। उसी रात में राघव और टीना के बीच में एक प्यार भरा पल बीत जाता है और कुछ ही दिनों बाद टीना को अचानक से उल्टी शुरू हो जाती है और टेस्ट करने पर पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इस खबर को सुनकर उर्मिला, इंद्रजीत और राघव बेहद खुश हो जाते हैं। अरे वाह, अब मैं दादी बनूंगी। आज तो मैं दावत रखूंगी घर पर। ये लो बच्चों, मुंह मीठा करो। उर्मिला सबका मुंह मीठा करती है, लेकिन टीना के प्रेग्नेंट होने के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा होता है। टीना असल में प्रेग्नेंट होती ही नहीं। उसने सरोगसी के द्वारा अपने और राघव के बच्चे के लिए एक सरोगेट मदर हायर की होती है। निशा, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे किराए की कोख में मेरा और राघव का बच्चा है। नहीं टीना दीदी, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं बहुत सावधानी से सब कुछ करूंगी। थैंक यू निशा। मैं प्रेग्नेंट होकर अपने शरीर को बर्बाद नहीं करना चाहती, इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ रहा है। ऐसे ही 4 से 5 महीने बीतते हैं। अब टीना का पेट दिखने लगता है। वो अपने पेट में तकिया लगाकर सबके सामने झूठ मूठ की प्रेग्नेंट होने का नाटक करती है। अरे वाह बहू, तेरा पेट तो बहुत अच्छे से बाहर आने लगा है। सच में अब रहा ही नहीं जाता। हाँ लल्ले की माँ, पता नहीं कब ये बचे हुए 4 से 5 महीने खत्म हो जाएंगे और कब हमारा पोता या पोती इस दुनिया में आएगा। बेचारे मेरे बेवकूफ सास ससुर कितनी उम्मीदें लगा कर रखी है, लेकिन इन्हें क्या पता कि मैं तो ये सब नाटक कर रही हूँ। एक दिन टीना अपने कमरे में नहा रही होती है, तभी उसके पेट पर लगाने वाला तकिया वो बाहर बेड पर ही छोड़ देती है। तभी सास उसके कमरे में गोंद के लड्डू लेकर आती है और वो उस तकिए को देख लेती है। अरे ये तकिया यहाँ कैसे? ये तो कितना मैला हो चुका है, इससे धोना होगा। बहू के आसपास गंदगी फैली हुई रहेगी तो उसकी तबीयत पर बहुत बुरा असर हो सकता है। उर्मिला उस तकिए को अपने साथ ले जाती है और उसे धो देती है। जब टीना बाथरूम से बाहर आती है तब तकिए को ना देखकर वो बहुत घबरा जाती है। ओह नो, मेरा तकिया कहाँ चला गया? लगता है माँ जी उसे धोने ले गई। तभी उठने में उसके दरवाजे पर खटखट होती है। बहू, अरे ओ बहू, जरा दरवाजा खोलो तो। बीना को वीडियो कॉल लगाना है, जरा लगा कर दो मुझे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर माँ जी ने मुझे ऐसे देख लिया तो मेरा सारा भांडा ही फूट जाएगा। बहू, बहू, सास चिल्लाती रहती है, लेकिन टीना दरवाजा खोलती ही नहीं। इसीलिए सास खुद ही बाहर से दरवाजा खोल देती है और वो टीना को देख चिल्ला पड़ती है। बहू, ये सब क्या है? टीना ने ऊपर से ब्लैंकेट ओढ़ लिया होता है और ब्लैंकेट के अंदर ही टॉवेल की मदद से पेट बाहर लाने का नाटक किया होता है। तो और क्या करूं माँ जी? मैं अभी नहाकर आई हूँ और मैंने तो कोई कपड़े भी नहीं पहने। आप तो एक नंबर की बेशर्म सास हो। चलिए जाइए यहाँ से। वीडियो कॉल के लिए कितने मरे जा रहे हो आप? अच्छा अच्छा ठीक है बहू, मुझे माफ कर दे। इस तरह उर्मिला कमरे से बाहर चली जाती है
और उस दिन जैसे तैसे टीना वो मामला संभाल लेती है। लेकिन वो कहते हैं ना, सच को कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, झूठ की चादर उसके सामने कम पड़ ही जाती है। एक दिन टीना अपने सहेलियों के साथ बिना अपना नकली पेट दिखाए मस्त नाच रही होती है। तभी वहां पर मौजूद राघव का दोस्त उसे देख लेता है और वो राघव को वीडियो कॉल करके सब कुछ दिखाता है। टीना को यूं बिना पेट के नाचते हुए देख वो तीनों के तीनों दंग रह जाते हैं। राघव टीना को तुरंत फोन करके घर बुलाता है। क्यों रे चुड़ैल, क्या मिला तुझे ये सब करके? क्यों किया तूने ये ढोंग? हाँ बहू, तुमने हम सबके साथ कितना बड़ा छल किया है। प्रेग्नेंट होने का नाटक किया, झूठ कहा हमसे, जबकि तुम्हारा और राघव का बच्चा किसी और के कोख में है। क्यों किया तुमने ऐसा टीना? हम सबको इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मुझे माफ कर दीजिए आप सब। मैं मां नहीं बनना चाहती थी, मुझे प्रेग्नेंट ही नहीं होना था। मैं तो हमेशा से ही ये देखती और सुनती आ रही हूँ कि प्रेगनेंसी के बाद औरतों का शरीर मोटा हो जाता है, बिगड़ जाता है, और इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ जो लाखों रुपए खर्च कर अपनी सर्जरी करवा लूं। मैं लाचार थी राघव। अरे चुप हो जा तू कोई लाचार वाचार नहीं है। तू तो एक नंबर की लालची औरत है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुझे। तूने मेरे लल्ला से भी पैसों के लिए शादी की है और अब ये शरीर खराब होने की बातें कर रही है। बहू, अगर इतनी सी ही बात थी तो एक बार हमसे बात करती। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? इतना बड़ा कांड करने के बाद भी कितनी बेशर्म की तरह खड़ी है हमारे सामने। छी, मुझे तो घिन आ रही है इससे। ठीक है, अगर आपको इतनी ही घिन आ रही है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। आप तो यही चाहती हो ना कि आपकी बहू भी आपकी तरह एक मोटी काली सांड जैसी फैल जाए। देख लल्ला, तेरी ये लुगाई कैसे जबान चला रही है। बदतमीज नालायक लड़की। बस टीना, अभी क्या अभी माँ से माफी मांगो। नहीं, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी और ना ही मैं कोई बच्चा पैदा करने वाली हूँ। तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। बस टीना, बस बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। जो औरत मुझे एक बच्चा नहीं दे सकती और जो औरत मेरे माता पिता का सम्मान नहीं कर सकती और जिस औरत को सिर्फ अपनी ही पड़ी है, ऐसी औरत से मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। तुम जा सकती हो टीना, मैं अपने बच्चे को अकेले ही संभाल लूंगा। आखिर तुम्हें उस बच्चे की पड़ी ही कहा है। अगर तुम्हें बच्चे की थोड़ी भी फिक्र होती तो ये सारा नाटक करती ही नहीं। निर्दयी टीना घर छोड़कर चली जाती है और उस बच्चे को राघव अकेले ही संभालता है और उसके माता पिता भी उस बच्चे को खूब प्यार करते हैं।